सर ने कुछ टर्म्स के नाम लिए हैं, जिसमें एक विंड्रो मेथड सर ने बताया, एसडीपी मेथड बताया। तो मैं इस पे उनसे एक बार उनसे पूछ लेता हूँ कि वो दो लाइंस में ऐसा सर हमें बता पाए दर्शकों को। जो बेस्ट मेथड है, अगर हम सबको भी हटा दें तो बेस्ट, देखिए अपर पिट मेथड और डी पिट मेथड को तो भूल ही जाइए, वो तो किसी काम के हैं ही नहीं। चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे वो प्लेन एरिया हो, उन दोनों को तो हटा दीजिए। बचे दो मेथड, एसडीपी प्रोपलीन बेड जो हरे वाला मेथड है, और विंड्रो मेथड। हरे वाला वहाँ पर इस्तेमाल होगा या तो किसी बंदे के पास छोटी सी जगह 5-7 बेड लगाने हैं, उसी में अपनी खाद उतार के लोकल में आसपास बेचनी है, अपनी गार्डनिंग के लिए करना है, उसके लिए ठीक है। मैं इसमें बस पूछना चाहूँगा कि आपने मतलब ऐसे उसको बोला कि एसडीपी मेथड कम जगह के लिए ज़्यादा वेरी, तो उसमें मतलब ऐसा क्या हम कौन सा है जिसकी वजह से आप ज़्यादा उसको कंजम्पशन लेवल या कमर्शियल लेवल पे उसको आप नहीं ले जा सकते? प्रोडक्शन कॉस्ट देखिए, एसडीपी जो प्रोपलीन बेड है वो 12x4x2 का होता है, और भी साइजेस आते हैं पर मैक्सिमम साइज यही है। एक तो जगह स्पेस कम हो गई, गोबर उतना ही आएगा जितना 30 फुट के बेड में विंड्रो मेथड में आता है 1500 किलो। केचुआ 20 किलो डलेगा, उसमें 30 किलो डलता है विंड्रो मेथड में। कम जगह, केचुआ कम डलेगा, उसमें जो खाद तैयार होगी वो लगभग 3.5 महीने ले लेगी, 4 तक भी पहुंच सकता है, नंबर 1। नंबर 2, वो सारा का सारा तसलों से बनेगा बेड। लेबर कॉस्टिंग, मटेरियल डालना, मटेरियल बेड में से निकालना, झुक के काम करना, तो उसमें भी दिक्कत आती है काम करने में, तो लेबर की कॉस्टिंग बढ़ जाती है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी आपकी। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, खाद देर में तैयार होगी। तो अगर हम कमर्शियल पे बात करें तो एक कमर्शियली वायबल नहीं होगा आपका बेड। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में तो काम करेगा भाई, जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, स्टेप क्रॉपिंग होती है, स्टेप्स में ज़मीन है, तो वहाँ तो मजबूरी है आपको कुछ करें। लेयर्स में आप उसको लगाना चाहेंगे एक के ऊपर एक, तो भी आप उसको कर सकते हैं कि लेयर्स में लगाना। पूरी एक स्टेप बनी हुई है, यहाँ पर लगा दिए, फिर नीचे एक और है, वहाँ पर आपने लगा दिए, क्योंकि आप पहाड़ी क्षेत्र में जब खेती को देखेंगे तो अलग किस्म की है, वहाँ छोटे छोटे से पैचेस हैं, स्टेप्स में जैसे सीढ़ियाँ हैं, इस तरह से आपके स्टेप्स बने हुए हैं, वहीं पे वो अपनी खेती कर रहे हैं। ऐसा प्लेन एरिया देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ। तो वहाँ पर आपकी जब पानी बारिश पड़ेगी ना, तो पानी भी झरने के तरीके से बहेगा। अब सर जैसे विंड्रो मेथड में कुछ दर्शकों को शायद इसके बारे में पता होगा, लेकिन अगर कोई स्टार्ट ही कर रहा है बिजनेस तो उसको समझाने के लिए हम विंड्रो मेथड की एक अगर पॉइंट्स में उसको देखें तो आप बता सकें कि कैसे विंड्रो मेथड के लिए पूरा बेड तैयार होता है, क्या उसकी सटीक डायमेंशंस होती हैं, क्या उसके अंदर डलता है, और एट द लास्ट जब आपका वो प्रोडक्ट है वो कितना उसको ड्यूरेशन लगता है। इस पे मैं जानना चाहूँगा। कॉस्ट पे हम आपको बता दें कि हम लास्ट में आएंगे कि क्या इसका पूरा गणित है एग्री बिजनेस का, वर्मी कंपोस्ट का, उससे पहले लेकिन इसको बनाने का जो है उसके लिए सर ट्रेनिंग भी देते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा ज्ञान हो सकता है कि कैसा वो परफेक्ट विंड्रो मेथड बेड बना पाए। देखिए, विंड्रो मेथड जैसे सिंपली है विंड्रो, खिड़की नुमा, इसको कब्रनुमा भी कह सकते हैं। अब आप जैसे बेड की अगर हम बात करें तो एक हम प्लेन सरफेस को तैयार करते हैं, उसका ढाल देते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है लैंड सिलेक्शन, किस जगह पे आप करना चाहते हो, वहाँ पानी का साधन क्या है, बिजली का साधन क्या है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है, आपके वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक के आने जाने का साधन क्या है, वाटर लॉगिंग तो नहीं होती, दीमक, लाल दीमक है या सफ़ेद दीमक है, जंगली जानवर में वहाँ सूअर है, नीलगाय है, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले वर्मी कंपोस्टिंग करने से पहले आपको देखनी पड़ेंगी। अगर वहाँ पानी ही नहीं है या खारा पानी है तो बेकार। वर्मी कंपोस्टिंग 3 चीज़ों पर आधारित है, हवा, खाना और पानी। ये 3 चीज़ का मैनिपुलेशन है। आप जितनी ज़्यादा ध्यान इन 3 चीज़ों का रखेंगे उतना ही आपका काम बढ़िया चलेगा। और ये सिर्फ केंचुए के लिए ही नहीं है, ये इस दुनिया में हर जीव के लिए मैटर करता है। मेरे लिए हवा, खाना और पानी। अब गाड़ी, घोड़ा, घर, बंगला, कपड़े, ये अब सेकेंडरी हो गया ऑप्शन, पर मेरे जीने के लिए 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है।
पहला पॉइंट हवा हम देखें तो इसमें हवा आप किस तरीके से देखते हैं कि डायरेक्शनल बेसिस पे बेड कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? देखिए, आप अपना घर बनाते हो, घर बनाने में भी आप क्या ध्यान रखते हो अपने घर में? क्रॉस वेंटिलेशन। आपके घर में हवा जो चलती है वो या तो ईस्टर्न विंड चलेगी या वेस्टर्न विंड चलेगी, या तो परवा चलेगी या पछवा चलेगी, ठीक है? क्रॉस डायरेक्शनल। परवा चलेगी तो वो वेट होती है, उसे मॉइस्चर होता है, वैसे ठंडी होती है पर तासीर गर्म होती है। वहीं जब पछवा चलेगी तो वो गर्म होगी पर उसकी तासीर ठंडी होगी। तो ये चलेंगे दोनों ही। तो हमारे बेड कैसे बनने चाहिए? अगर हमने ईस्ट और वेस्ट साइड में बनाए तो हवा ऊपर से ही निकल जाएगी, और अगर कहीं हमारा ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है, हमने नॉर्थ साउथ बेड बनाए तो हवा इसमें से पास ऑन होगी, तो क्रॉस वेंटिलेशन होगा, तो बेड गर्म कम होंगे, खाद जल्दी तैयार होगी, केचुआ सस्टेन करेगा। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे आप अपने रहने के लिए, अपने घर के लिए सुविधाएं देखते हो, वैसे ही आपको केचुए के लिए भी देखनी है। हम हाड़ मास का शरीर है, सोच सकते हैं, और किसी कमी को पूरा करने के लिए उसकी साधन भी उपलब्ध कर सकते हैं। ये 1 से 1.5 ग्राम का जीव है जो केचुआ है, आइसेनिया फेटिडा। ये 1 से 1.5 ग्राम का है। इसमें 90% पानी है और 10% खाल है, ठीक? फोटो सेंसिटिव है, रोशनी से घबराता है। अगर आप इसको 1 मिनट धूप में अगर ऐसे कर दोगे तो ये लिक्विड छोड़ देगा। ये लिक्विड छोड़ देगा तो या तो 1 मिनट के अंदर मर जाएगा या इसके अंडे देने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगा। तो दोनों ही परिस्थिति में ये बहुत, आंख नहीं है, नाक नहीं है, दांत नहीं है, स्किन से सांस लेता है। कितना सॉफ्ट जीव है, इसको समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, गर्मी पड़ रही है, किसी शेड की कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ तो दोगे मेरे को, सर छुपाने को कुछ तो दोगे, कैप तो दोगे एटलीस्ट। इसीलिए बेडों के ऊपर हम पराली डालते हैं, धान की पराली। धान की पराली भी डाल सकते हैं, गन्ने की पत्ती भी डाल सकते हैं, आप बोरी भी डाल सकते हैं, सब कर सकते हैं। जो भी आपका वेस्ट है उसका मैनेजमेंट, कवरिंग, इसको कहते हैं मल्चिंग। ऊपर से ढकना, जिससे कि सूरज की किरणें सीधी पड़े तो हिट ना करें, गोबर को पैदा ना करें। अगर हमने बेड बनाया है तो बेड के जो सेंटर पार्ट है वहाँ नीचे अगर थोड़ी सी गर्मी पैदा हुई तो वो मीथेन पैदा करेगी, वो धीरे धीरे मीथेन बढ़ेगी। जैसे जैसे वो बढ़ेगी बेड की गर्मी बढ़ेगी, बेड की गर्मी बढ़ेगी, केचुआ मरना शुरू हो जाएगा। दिन के समय में गर्मी में केचुआ साइडों में उतरेगा, साइडों में उतरा, पानी मारा है आपने धूप में, पानी नालियों में आ गया बीच में, वहाँ पर बीच में थी मीथेन, वो मीथेन पानी के साथ घुल के साइडों में आ गई। केचुए का नेचर है कि वो दिन में साइडों में उतरेगा, जैसे ही साइडों में उतरेगा तो वो मर ही जाएगा। वो सेकेंडरी। बरसात हो रही है, आपने बेड बनाया है, लेवलिंग ठीक से नहीं कर रही है, बीच में पाँव वहाँ पड़ के थोड़ा गड्ढा हो गया, वहाँ पानी भर गया, वो स्टैग्नेंट वाटर, खराब हो गया वो पानी। अब क्या होगा साहब? आपने बेड चेक करा, बेड ठंडा है, पानी भरा हुआ है, अब क्या होगा? उसमें एमोनिया डेवलप कर जाएगी, पंजेंट, एक अजीब सी गंध आएगी, धीरे धीरे वो गंध बढ़ती चली जाएगी, वो पता भी नहीं चलेगा। बड़े प्यार के साथ कब केचुआ मर गया आप सोच भी नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें, ये ऐसा ही नहीं है इतना इजी। आप खुद सोचो, एक गाय भैंस बड़ा जानवर होता है, उसको भी बुखार होता है, दस्त लग जाते हैं, पानी बह रहा है, जो पालता है उसे पता चल जाता है भाई ये बीमार है, तो वो रंभा रही है, गाय बोल रही है जोर जोर से, भैंस रंभा रही है। ये तो छोटा सा है। आइसेनिया फेटिडा की लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 इंच होती है। आपने अर्थफॉर्म की बात करी, मैं आपकी बात को थोड़ा एक बार इसमें पूछना चाहूँगा कि आइसेनिया फेटिडा आपने इसमें नाम लिया, तो इसमें आपने मुझे ऑफ द कैमरा भी हमारी इस बारे में जिक्र हुआ था, तो आपने बताया था कि मैंने पढ़ा भी इसके बारे में ज़्यादा है कि 45,000 प्रजातियाँ हैं, तो 4500 4500
तो मैं दर्शक से माफ़ी जानना चाहूँगा कि 4500 प्रजातियाँ हैं इसकी हमारे पास। तो 4500 प्रजाति में से यही वैरायटी क्यों चुनना सबसे बेनिफिशियल है, और उसमें भी ऑस्ट्रेलियन? देखिए, केचुए की 4500 प्रजातियां हैं। ये 3 जातियों में विभाजित हैं। सबसे पहली एनेसिक, ये वो केचुआ होता है जो बरसात के समय पे निकल के आता है। ये 6 इंच से लेकर 2.5 मीटर तक का होता है। ये मिट्टी खा के मिट्टी ही निकालता है। ठीक, तो इस एनेसिक की बहुत सारी प्रजातियां हैं। अब 6 इंच से 2.5 मीटर तक का है तो अलग अलग साइज हो गया, अलग अलग वैरायटी हो गई। फिर आ जाती है दूसरी जाति, वो है एंडोजैइक। एंडोजैइक नदी नालों के किनारे, गोबर के ढेर के आसपास और बरसात के समय पे भी निकल जाती है। ये अपर सरफेस पे रहती है। कूड़ा कचरा, घास फूस, पत्ती और मिट्टी भी खाती है, दोनों खाती है। पर इसके अंदर रेजिस्टेंस पावर नहीं होती। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो मर जाएगा, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो मर जाएगा। सबसे पहली जाति जिसकी एनेसिक की बात करी, वो सीधी चलती है अंदर और सीधी निकलती है। उसको सॉइल बोरोअर भी कहते हैं। किसान मित्र जुताई करता है। 100 किलो केचुआ 1 साल के अंदर 380 टन मिट्टी की खा के अलट पलट कर देता है। अगर वो केचुआ आपकी धरती में मौजूद है एनेसिक, आप हमारे खेत पे आइएगा, जब बारिश हो आप चल नहीं पाएंगे और इतनी मखमली हो जाती है धरती की, नंगे पैर अगर चलेंगे तो किंकट चुभेगा नहीं आपके। वो पूरा खेत को एक तरह से जुताई कर देता है। अभी हमने गेहूं बोया है, मतलब जो अभी पीछे गेहूं बोया था, हमने जुताई नहीं करवाई। इतना पोला था खेत हमारा, हमने सीधे ऐसे ही बुआई करवाई बिना जुताई कराए। तो एनेसिक अपने आप में सबसे बढ़िया उसकी प्रजातियां। ऐसे एंडोजैइक जिसकी हम बात कर रहे थे, नदी नालों के और गोबर के ढेर के आसपास, उसकी भी बहुत सारी प्रजातियां। फिर तीसरी जाति आई एपीजैइक। एपीजैइक ऊपरी सतह पर रहती है। कूड़ा कचरा, घास फूस, पत्ती, कागज खाती है और उसको जो निकालती है वो हाई क्वालिटी कंपोस्ट है। अब धरती को जो 16 तत्व चाहिए, हमें कहते हैं वो 16 के 16 तत्व वर्मी कंपोस्ट में मौजूद हैं। अब आपको ये सवाल आएगा कि ये 16 तत्व कहाँ से पैदा हुए। बहुत से लोग हैं, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, ना मैं नाम लेना चाहूँगा, वो लोग ये कहते हैं कि साहब केचुआ तो ना हैवी मेटल पैदा करता है। भाई साहब, कौन से जीव के अंदर फैक्ट्री लगी हुई है जो हैवी मेटल पैदा करता है? अपने अंदर तो किसी जीव के अंदर भगवान ने हैवी मेटल बनाने की फैक्ट्री नहीं लगाई। आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया, जो हैवी मेटल्स हैं, 13 हैवी मेटल्स होते हैं, भगवान ने किसी के अंदर हैवी मेटल की फैक्ट्री नहीं लगाई है। अब आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपके शरीर ने, अगर आपने 1 किलो खाना खाया है तो आपकी बॉडी सिर्फ 100 ग्राम एब्जॉर्ब करती है और बाकी सारा मटेरियल डिकम्पोज होके आपके मल के साथ बाहर आ जाता है। तो सारे न्यूट्रिएंट, जो प्रोटीन है या न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ है या विटामिन है, वो सब बाहर आ गए। जितने आपके शरीर को चाहिए था आपने ले लिए। केचुआ क्या काम करता है? केचुआ निगलता है, स्वेलो करता है। दांत तो उसके हैं नहीं, तो वो जैसे गोबर को स्वेलो करेगा तो उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हमला करेंगे उसको गलाने के लिए उसको गलाएंगे, उसको डिकम्पोज कर देंगे। डिकम्पोज करने के बाद वो जो बाहर निकालेगा वो डिकम्पोज्ड मटेरियल है। तो जो आपने केचुए को खिलाया है, फॉर एग्जाम्पल आपने गोबर दिया है, गोबर के अंदर ये सारे तत्व मौजूद हैं। जो अब हमारी खाद के अंदर जो तत्व आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, सल्फर, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, एमिनो एसिड्स, ह्यूमिक एसिड्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, फिर ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स में ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन्स, ये सारे के सारे तत्व मौजूद हैं गोबर में ऑलरेडी। लेकिन ये ऐसे फॉर्म में मौजूद हैं कि उनको प्लांट ले नहीं सकता। केचुए ने उसको गला लिया, उसमें से जो मटेरियल लेना था वो ले लिया और बाकी अपनी विष्ठा अपने मल के साथ बाहर निकाल दिया। उसका मल हो गया, वो सारा डिकम्पोज्ड मटेरियल निकला।
तो बेसिकली केचुआ किसी भी मटेरियल को फास्टेस्ट डिकम्पोजर के हिसाब से काम में आता है। वो जल्दी खाने को डिकम्पोज कर देता है और इस लायक बना देता है कि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके। और जैसे बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, आइए जैसे हमारी बात हुई थी हैवी मेटल कहाँ से आ जाएगा। हाँ, अगर आप नाले की सिल्ट निकाल रहे हो उसमें केचुए को छोड़ रहे हो सो बट नेचुरल है कि उसमें तो आएगा। हमने अपनी लैब सेटअप करी हुई है, सारी टेस्टिंग करते हैं, सॉइल टेस्टिंग अपने यहाँ करते हैं, वाटर टेस्टिंग अपने यहाँ करते हैं, और खाद जो तैयार होती है हमारी नहीं, जितने भी लोग हमारे साथ यूनिट जुड़ी हुई हैं उन सब की खाद फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करते हैं। आज तक तो हमें किसी में भी ऐसी निकल के नहीं आई चीज़ कि जी साहब केचुए ने अपने अंदर से हैवी मेटल पैदा करके उसके अंदर डाल दिया हूँ। तो आपने टेस्टिंग की बात कही, तो इसमें भी ऐसा रहता है कि आपको कोई ट्रेडमार्क के लिए आपको उसमें दिखाना होता है कि आपके अंदर जो वर्मी कंपोस्ट आप बेच रहे हैं उसमें ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद होने हाँ, चाहिए। ये वर्मी कंपोस्ट एफसीओ में आता है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में आता है, गजट में है, तो उनकी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन है कि इतने % नाइट्रोजन होना चाहिए, इतने % फास्फोरस होना चाहिए, इतने % उसके अंदर कैल्शियम होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, जिंक होना चाहिए, इतनी परसेंटेज होनी चाहिए। उसकी भी एक वैल्यूज़ है, कम से कम इतना होना चाहिए। तो ये भी है। अब इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन की बात करें, यूएसएडी की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो सर्टिफिकेशंस हैं उनकी बात करें, तो ये इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन है। अगर आप अपने खाद का एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, जैसे हम हर तीसरे महीने पे 1-2 कंटेनर भेजते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है, पूरी टेस्ट रिपोर्ट जाती है, लैब रिपोर्ट जाती है, इसीलिए हमने अपने यहाँ लैब एस्टैब्लिश करी हुई है। ये कंपलसरी है, जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसके अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। तो अपनी तो हम करते ही करते हैं, अपनी सारी यूनिटों की फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं, तो सभी का लाभ है। हाँ, ये अच्छा है कि मतलब सभी का लाभ हो रहा है आपके, मतलब ये एक लैब देना मतलब एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, क्योंकि आप हर जगह एक सेटअप बना नहीं सकते और उसका आपको कॉस्टली अफेयर है। कॉस्टली के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेशन आप एक साथ सारी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी भी एक तरीके से पूरी जर्नी रही है, तो आपने वो जर्नी में देखा कि मेरे पास क्या क्या वो लैक्स रहे हैं जिनको फिर मैं पूरा करके और एक्सटेंड कर रहे हैं। अब भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर प्लानिंग चल रही है। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।